हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी रूट बाय पीके सर। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुशवाहा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नीट बॉटनी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, जो कि चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कल देखा था या पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे वाले पार्ट को। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे नीट बॉटनी, स्पेशली बॉटनी के सारे चैप्टर, सारे पीवाईक्यूज और सभी चीजों को लेके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। मेजरली फोकस रहेगा हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पर ढेरों कंटेंट्स अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे जो है उनके लिए यूट्यूब पर लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका बड़ा भाई अवेलेबल है जो आपको हिंदी मीडियम में सारे कंटेंट को लेके आएगा। तो अभी मैंने दो वीडियोस डाले हुए हैं। पहला है इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर्स का, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नीट बॉटनी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर का। और दूसरा है नीट बॉटनी का फर्स्ट पार्ट, जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें तीन टॉपिक है। कौन सा? ओवरव्यू है, प्रोकैरियोटिक सेल है और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इन तीन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया अभी तक फर्स्ट पार्ट में? ओवरव्यू ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। मतलब ये चीज हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं 14, जो कि विभिन्न भिन्न भिन्न टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ टॉपिक अभी का है, कुछ आप ट्वेल्थ वाले में मौलिक इसमें जेनेटिक्स में आप जाओगे, वहां से आप पढ़ लोगे। कुछ आप मोनेरा किंगडम में पढ़ोगे, जब हम अभी आपका सेकंड चैप्टर जब यहाँ से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप इन सबको पढ़ते हुए आप देखोगे कि यहाँ पे 14 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। 10 क्वेश्चंस ओनली इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से बनेंगे, जो कि आज हमारा फोकस ये रहेगा। अगर हमारा टाइम बचता है तो हम ये भी पढ़ेंगे, मतलब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम। अगर हमारा टाइम बचता है तो हम इन दो टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा थर्ड पार्ट में हम इन दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेकेंड वाले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जो मेरी नोट्स है, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरी नोट प्रॉपर हिंदी में और इंग्लिश में थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं उसी नोट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं और उस नोट से बॉटनी में 40+ क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे 45 क्वेश्चंस है ना, तो 40+ क्वेश्चंस आपको मेरी नोट से देखने को मिलेगा। जब नीट का एग्जाम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे नोट से किस वाले पॉइंट से कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आप भरोसा रख के आप पढ़ सकते हो। और ये वीडियो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, तो आप दो टॉपिक को 30 मिनट में कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो सारे पीवाईक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। इतना आप भरोसा रखिए। अभी मैं पीवाईक्यूज लेके नहीं आ रहा हूं, जब चैप्टर एंड होगा तो मैं इस पूरे चैप्टर का एक साथ सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कराऊंगा, वो भी हिंदी में कराऊंगा। तो हिंदी मीडियम वाले आप टेंशन मत लो, मैं आपके आपके लिए हूं। आप बस भरोसा बना के रखिए और पढ़ते रहिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जो जहां से हमने टॉपिक को छोड़ा था, यानी पिछले लेक्चर में, आज हमारा टॉपिक होगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि अंतःझिल्लिका तंत्र, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो वे कोशिकांग होते हैं जो कार्य की दृष्टि से तथा संरचना की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उनको एक साथ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। मतलब जिनमें दो मेम्ब्रेन होती है। पहली बात तो ये, इस
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में दो मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग ही आएंगे, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कोशिकांग आएंगे जिनके कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, जैसे ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। अब देखो ये तीनों मतलब चारों कोशिकांग आपस में जुड़े हुए हैं। ईआर का प्रोडक्ट जो होता है गोल्जी बॉडी यूज करता है, गोल्जी बॉडी का जो प्रोडक्ट है वो लाइसोसोम यूज करता है, लाइसोसोम से जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है उसको वैक्यूल यूज करता है। तो ऐसे क्या होता है, सभी लोग जुड़े हुए थे, इसलिए इनका नाम है अंतः झिल्लिक तंत्र या अंतः झिल्लिका तंत्र, एक दूसरे में जुड़े हुए तंत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप अगर एनसीईआरटी में देखो तो बहुत सारा दिया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरी नोट में है, जहां से आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि अक्सर यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले देखो, यूकेरियोटिक कोशिका में या यूकेरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म में कोई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी छोटी नलिकाओं का बिखरा हुआ एक जाल देखा गया, जिसे ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःझिल्लिका तंत्र बोला गया। अब यह केंद्र जो होते हैं, यह केंद्रक आवरण से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक तथा डेस्मेट ट्यूब्यूल के द्वारा आपस में स्थित दूसरी सेल तक फैले हुए होते हैं। मतलब ये केंद्रक के आवरण, जो केंद्रक आवरण होता है वहीं से जुड़ी हुई ये कोशिकाएं होती हैं, सीधे केंद्रक आवरण से जुड़ी हुई रहती हैं। अब ईआर को प्रोकैरियोट्स में डेस्मोट्यूब्यूल्स बोला जाता है। अब ईआर जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वह साइटोप्लाज्म के दो भागों में, साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटती है। एक होता है ल्यूमिनल इनसाइड द ईआर, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि होता है आउटसाइड ईयर। आउटसाइड के बाहर वालों को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और ईयर के अंदर वाले को ल्यूमिनल बोला जाता है। ये साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटती है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये जो लाइन है ये स्टेटमेंट में आ सकती है, ये लाइन जो स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है, ये लाइन स्टेटमेंट में। तो ये जो लाइन है ये आपको स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है, तो आप इन लाइन को पढ़ के रखना। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है, सर पीडीएफ ये कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ मैं दूंगा कब? जब ये चैप्टर में पढ़ा लूंगा, मतलब पार्ट 3 के बाद, यानी नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसी के साथ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखने जाए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हम उसकी पूरी संरचना को देखें तो यहाँ पे देखो तीन भागों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, नलिकाएं और आशय। इंग्लिश में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स या वेसाइकल्स बोला जाता है। अब देखते हैं संरचना की कैसी होती है। अब आप देखो, ये एनसीईआरटी का कटआउट है, एनसीईआरटी का मैंने कट करके अपने यहाँ पे लगा लिया है नोट में, आप इसको देख सकते हैं। और एक जो डिटेल में मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आप देखो, सबसे बाहर है न्यूक्लियर एनवलप, और ये होता है न्यूक्लियर पोर, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर है, और ये जो संरचना है न्यूक्लियर एनवलप है, झिल्लिका है, केंद्रक झिल्लिका है या केंद्रक की आउटर लेयर है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है हमारा ईआर। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है और यह न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ से देखो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ संरचना है, जहां पे ये देखो जिस जिस संरचना पे जिस भी ईआर पे क्या प्रेजेंट है, आपके वो डॉटेड यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोला गया है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पे प्रेजेंट नहीं है उनको बोला गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो अंदर वाला पार्ट है इसको सिस्टर्नी बोला गया है, और जो बाहर वाले पार्ट है उनको ट्यूब्यूल्स बोला गया है। अब अभी इसको ये देखिए, इसको हम थ्योरी में देखेंगे, ट्यूब्यूल्स किसको बोला गया है, सिस्टर्नी किसको बोला है, और वेसाइकल्स क्या होते हैं। वेसाइकल इसके पास में ये जो संरचनाएं गोल गोल ऐसे दिख रही हैं, ये वेसाइकल्स होता है, और इन्हीं वेसाइकल्स को गोल्जी बॉडी एक्सेप्ट करता है आगे चल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें सिस्टर्नी क्या होता है। यह चपटी अशाखित संरचना है जो गड्डियां यानी स्टैक के रूप में व्यवस्थित होता है। ये देखो, आपको गड्डियों के रूप में, स्टैक के रूप में ये पूरी व्यवस्थित है। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? यह
शाखित नलिकाएं होती हैं। अगर आप देखो कि सिस्टर्नी पे एक स्टेटमेंट आ गया, सिस्टर्नी क्या होता है, तो आप देखो यह अशाखित संरचनाएं होती हैं। मेन पॉइंट यह है पकड़ने के लिए, अशाखित संरचनाएं, और यह गड्डियों के रूप में, स्टेक के रूप में पाई जाती हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता है तो भी ये लाइन लिखा होता है सिस्टर्नी अशाखित संरचनाएं होती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अगर बोला गया सिस्टर्नी शाखित संरचनाएं होती हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत स्टेटमेंट हो जाता है। अब आप देखो ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, यह शाखित नलिकाएं होती हैं, इनमें शाखाएं होती हैं जो सिस्टर्नी के साथ संयुक्त हो भी सकती हैं और नहीं भी, मतलब सिस्टर्नी के साथ जुड़ी भी हो सकती हैं और नहीं भी जुड़ी हो सकती हैं। क्योंकि आप ये देखो ट्यूब्यूल्स का ये वाला पार्ट सिस्टर्नी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट सिर्फ सिस्टर्नी से जुड़ा हुआ है। यह ट्यूब्यूल से सिस्टर्नी से जुड़ी हुई हो सकती हैं और नहीं भी। वेसिकल्स क्या होता है कि यह झिल्ली परिबद्ध अंडाकार या गोलाकार संरचना होता है। ठीक है, ये होता है वेसिकल, ये होता है 3 पार्ट किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ईआर कितने टाइप की, 2 टाइप की, आर ई आर, एस ई आर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, प्रद्रवी जालिका, और इसको बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्टैग मोड में चल रहे हैं, इसलिए जो लिखा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं आपको। तो आप ये देखिए, अब ईआर के रूपांतरण मैंने छोटे छोटे पार्ट में लिखा हुआ है। क्या होता है, माइक्रोसोम होता है और सार्कोमियर होता है, डेसिमल ट्यूब्यूल्स होता है, ये 3 ईआर के रूपांतरण होते हैं। तो डेसिमल ट्यूब्यूल्स किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। सार्कोमियर कहाँ पाया जाता है, हमारे मसल्स में पाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आर ई आर का वर्क देखते हैं। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बोल सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये देखो, ये मुख्यतः सिस्टर्नी की बनी होती है। सिस्टर्नी हमने पढ़ा था क्या होता है, अशाखित संरचनाएं होती हैं, चपटी स्टेक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह मुख्यतः सिस्टर्नी से मिलकर बनी होती हैं। इसकी सतह पर राइबोफोरिन 1 तथा राइबोफोरिन 2 या बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, की सहायता से एटीएस राइबोसोम्स अपनी बड़ी उपिकाएं 60S के साथ जुड़ा होता है। हमने राइबोसोम की उपिकाएं पढ़ा होगा, ये बड़ी उपिका होता है जो कि 60S होगा, और ये छोटी उपिका होता है जो कि 40S होता है। तो ये अपनी बड़ी उपिका के साथ सिस्टर्नी से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके। कौन, आपका राइबोसोम। ठीक है, तब हमने देखा था यूकेरियोटिक कोशिका में 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाएगा। 70S कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, हरित लवक के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। कौन सा, 70S। तो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप ये देखो, ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि आर ई आर किससे मिलके बना होता है, सिस्टर्नी से बना होता है। इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 80S राइबोसोम की बड़ी उपिका 60S से जुड़ा हुआ रहता है। आर ई आर सेल की अधिकता में होती हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में संबंधित होती हैं। मतलब आर ई आर में जो एटीएस होता है वो उसके ऊपर, या राइबोसोम जो होता है उसके ऊपर अधिकतम पाया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। अब ये आर ई आर फिर कहाँ पाया जाएगा, जहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए था, पैंक्रियाटिक सेल्स में पाया जाता है, लीवर सेल, गोबलेट सेल में आर ई आर प्रेजेंट होता है ज्यादा, मतलब इन सेल्स में आर ई आर ज्यादा पाया जाता है। अब एसईआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, यह मुख्यतः ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बनी होती हैं। इसकी सतह पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये उन कोशिकाओं में संश्लेषण कोशिकाओं के संश्लेषण में अधिकता मिलती है जहां पे ग्लाइकोजन
या लिपिड उपापचय से संबंधित होता है। मतलब ये उन कोशिकाओं में पाए जाएंगे जहां पे ग्लाइकोजन और लिपिड का उपापचय या संश्लेषण ज्यादा होता है। ठीक है, मेनली लिपिड वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा छोटा मेनली, मतलब अगर ग्लाइकोजन और लिपिड दोनों लिखा हुआ है या अगर दोनों है तो दोनों टिक करना है, अगर लिपिड और ग्लाइकोजन अलग अलग है तो हमको लिपिड को टिक करना है। तो एसईआर कहाँ पाया जाता है? लिपिड के उपापचय या संश्लेषण वाली कोशिकाओं में या ग्लाइकोजन के उपापचय वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। एसईआर स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित है। आपको यह भी याद रखना है कि स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में कौन सहायक होता है? तो एसईआर सहायक होता है। उदाहरण के लिए एसईआर कौन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा? तो एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में पाया जाता है, यकृत की ग्लाइकोजन संग्रह करने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे आरईआर के रूपांतरण मैंने सबसे ऊपर ही हमने पढ़ लिया था और नीचे हमने डिटेल में देखा है कि डेस्मोट्यूब्यूल्स यह एक नलिका होती है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आता है प्लाज्मोडेस्माटा में किस क्षेत्र में पाए जाने वाले ईआर का नाम? तो डेस्मोट्यूब्यूल्स है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मैंने बताया था पेशियों में पाया जाता है तथा CA+2 मतलब कि कैल्शियम आयन के अपटेक और रिलीज के द्वारा पेशी संकुचन में हेल्प करता है। माइक्रोसोम कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? यह आरईआर के टुकड़े होते हैं जिन्हें कोशिका का अपकेंद्रण करके प्राप्त किया जाता है। इन्हें इन विट्रो प्रोटीन संश्लेषण के अध्ययन में काम लिया जाता है। मतलब बाहर अगर आपको प्रोटीन संश्लेषण करवाना है तो हम माइक्रोसोम का यूज करते हैं। माइक्रोसोम इज नथिंग बट आरईआर के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब तो आरईआर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? माइक्रोसोम बोला जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके सिंगल चॉइस एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ईआर के कार्य हम देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, इसमें कॉमन कार्य हैं दोनों के, मतलब कि आपका एसईआर एंड आरईआर दोनों के कॉमन वर्क हैं। तो देखिए पहला क्या है? यांत्रिक सहायता प्रदान करना। राइबोसोम के कार्य करने के लिए यह स्थल प्रदान करती है। लिपिड, अब ये देखिए ये जो है ये आरईआर का काम है, कंप्लीट आरईआर का काम है। लिपिड संश्लेषण के लिए काम आता है, तो ये एसईआर का कंप्लीट वर्क है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण पेशी संकुचन में सहायक, तो ये देखो एसईआर का काम है। लिपिड झिल्ली का निर्माण ये भी एसईआर का काम है। ठीक है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम माइक्रोबॉडी का संश्लेषण ये कॉमन वर्क है, ये आरई का काम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य काम है ये। ठीक है, ईआर का ये पूरा काम है, इसको आप याद रखिए। यही सबसे मेन क्वेश्चंस बनाता है और यही डिफिकल्ट यह आपको सोचने में मजबूर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में एसईआर का काम आता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में। और एसईआर साइटोक्रोम P450 की सहायता से क्या करता है? यह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा गोल्जी बॉडी। अब देखिए ये पॉइंट्स में से क्या कौन कौन सा पॉइंट याद करने के लिए है? ये आपको सातों पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट है अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सातों वर्क आपको याद होने चाहिए। इसके साथ अगर हम देखें गोल्जी बॉडी को, तो गोल्जी बॉडी क्या होता है कि सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में देखा था। सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने केंद्रक के पास एक गहरे रंग की अभिरंजित जालिकावत संरचना देखी, जिसके बाद कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा है। मतलब आपको क्या क्या याद करना है इसमें? सन आप याद कर सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम, और इनने गोल्जी बॉडी को कहां पे देखा था? केंद्रक के पास गहरे अभिरंजित रंग की जालिकावत संरचनाएं थी। प्लांट में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, तथा लिपिड की अधिकता के कारण इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब गोल्जी बॉडी के तीन नाम है, एक है डिक्टियोसोम और एक क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया। तीन नाम है। प्लांट में इसको लिपोसोम बोलते हैं, और अगर लिपिड की अधिकता हुई तो लिपोकॉन्ड्रिया बोला जाएगा। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी बोला जाता है। अब देखना एक ट्विस्ट और है इसमें,
क्या कोशिका द्रव्य के जिस भाग में गोल्जी बॉडी होता है वहां अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और उस स्थान को जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोला जाता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहाँ प्रेजेंट होता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन में क्या प्रेजेंट होता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, तीनों के आंसर एक ही है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो किसी प्रकार कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होते हैं। जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहाँ पाया जाता है, तो गोल्जी बॉडी जहां पे प्रेजेंट होता है उस एरिया को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इस जगह को गोल्जी बॉडी ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। जोन ऑफ एक्सक्लूजन को ये नाम भी बोला गया है, तो आप इस वाले नाम को भी याद रखिएगा, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी परा संरचना किसका, गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी में तीन भाग होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स। ठीक है, अब देखिए जो सिस्टर्नी होता है वो बीच में होता है। अगर हम देखें ईआर के पास का सतह जो होता है वो होता है वेसाइकल वाला, वेसाइकल के पास ट्रांजिशन ऑफ वेसाइकल। इसके बाद होता है ट्यूब्यूल्स, उसके बाद होता है सिस्टर्नी, फिर नोड्स, सिस्टर्नी के बीच में नोड्स पाए जाते हैं और मेच्योर वेसिकल्स निकलते हैं बनने के बाद। ठीक है, अब इसको देखिए, जो ईआर के पास में होता है उसको सिस फेस बोला जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है, सिस फेस बोला जाता है ईआर की तरफ वाले को। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांस फेस किसको बोला जाता है, जहां पे मेच्योर वेसिकल्स निकलते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी कहाँ होती है, बीच में। आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो सिर्फ सिस्टर्नी के बारे में बताया गया है। ये डायग्राम में, इसमें आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो यहां से निकलता हुआ आ रहा है तो ये मेच्योर वाला है, मतलब ये ट्रांस फेस है, और ये क्या है आपका सिस फेस है। ठीक है, यहां से ये ईआर की तरफ वाला भाग है, ईआर साइड है ये, और ये क्या है, ईआर से दूर, अवे फ्रॉम, अवे ईआर है। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टर्नी के पार्ट को पढ़ते हैं। तो सिस्टर्नी क्या है, प्रत्येक सिस्टर्नी का व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। यह संख्या में अनेक चपटी अशाखित संरचनाएं होती हैं। देखो सिस्टर्नी जहां भी है अशाखित है, आप ईआर में देखो सिस्टर्नी को, वो भी अशाखित है, और यहाँ की सिस्टर्नी क्या है, अशाखित होती है, जो एक दूसरे के समानांतर रूप में स्थित रहती है, मतलब स्टेक बना के रहती है। इनके अंदर एक अपारदर्शी पदार्थ भरा रहता है जिसे नोड बोला जाता है, नोड्स कहा जाता है। सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी को पोलैरिटी प्रदान करती है। अब पोलैरिटी कैसे कैसे, सिस और ट्रांस, सिस या फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स बोला जाता है, या अभिसारी बोलेंगे, ये केंद्रक या ईआर की तरफ वाला भाग होता है। ट्रांस जो होता है या मैच्योरेटिंग होता है, या कॉनकेव या अपसारी बोला जाता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला भाग होता है। कवकों में डिक्टियोसोम में केवल एक सिस्टर्नी के बने ही होते हैं, मतलब जो डिक्टियोसोम हमने पढ़ा था प्लांट वाले में, उनमें सिर्फ एक सिस्टर्नी पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स क्या होती है, शाखित और अनियमित संरचनाएं होती हैं, ट्यूब्यूल्स जैसे कि ईआर में थी। वेसिकल्स क्या होता है, ट्रांजिशन वेसाइकल और मैच्योर वेसाइकल। ट्रांजिशन वेसाइकल किधर होता है, सिस की तरफ होता है, और मैच्योर वेसाइकल्स किधर होता है, ट्रांस की तरफ होता है, मतलब बन के निकलता है। अब देखिए गोल्जी बॉडी के कार्य से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब गोल्जी बॉडी में बोला जाए क्वेश्चन कहां से आते हैं भैया, यस सर, तो क्वेश्चन यहां से आता है आपका, सिस और ट्रांस फेस किधर किधर प्रेजेंट है, और एक ये जो मैंने अभी नाम बताया इसके नाम पे क्वेश्चंस आते हैं, और जोन ऑफ एक्सक्लूजन पे क्वेश्चन आते हैं, कितने भाग होते हैं इस पे क्वेश्चन आता है, कौन सा भाग किधर होता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब और अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन, तो इसके वर्क से बनते हैं। मोर इंपॉर्टेंट है ये कि इसके कार्य क्या क्या है, वर्किंग क्या क्या है। तो गोल्जी काय क्या करता है, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन का कार्य करता है। वृहद अणुओं जैसे ईआर से लेता है, वृहद अणुओं को ईआर से लेता है, कहां से लेता है, ट्रांजिशन वेसिकल के रूप में लेता है, और मेच्योर वेसिकल के रूप में बाहर निकाल देता है। इन्हें रूपांतरित करता है तथा इनके पैकेट बनाकर स्रावित करता है। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन
करता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना। ग्लाइकोसाइडेशन, डी वाले वर्ड से आप समझो ग्लाइकोलिपिड को बनाना। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड किससे बनता है? ग्लाइकोसाइडेशन से, डी यानी लिपिड आ जाएगा। अब ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है प्रोटीन। जहां पे किसी भी टाइप का प्रकार का डी नहीं आ रहा है किसी भी नाम में, वहां पे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया द्वारा कौन सा कोशिकांग कौन से प्रोडक्ट को बनाता है, या कौन सा कोशिकांग प्रोटीन को बनाता है? तो गोल्जी काय आ जाएगा, या बोला जाएगा गोल्जी काय प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो ग्लाइकोसाइलेशन के द्वारा बनाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करता है, यहां से ये वाला क्वेश्चन भी आता है। सेल वॉल के पदार्थों का संश्लेषण, आप ये पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट में आता है। सेल डिवीजन के टाइम पे सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट का संश्लेषण करता है, जो बाद में मिडिल लेमिला का कार्य करता है। शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पॉइंट से। आंसुओं का निर्माण करता है, तो ये वाले पॉइंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि मैक्सिमम अगर गोल्जी बॉडी से क्वेश्चन बन रहा है तो 80% चांस है कि उसके कार्य से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे का देखते हैं, थर्ड वाला जो हमारा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम लयन का है। यह एकल झिल्ली परिबद्ध होता है तथा इसके मैट्रिक्स में लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। अम्लीय पीएच का मतलब होता है 7 पीएच से कम पर काम करते हैं। ठीक है, इसका ये बनता कैसे है? ऑक्यूप्रीमियर बोला जाता है इसको। ये कैसे बनता है? तो लाइसोसोम की संख्या जंतु सेल में तथा कवकों में अधिक होती है, लेकिन आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। कुछ पादपों में इनकी संख्या कम होती है, क्योंकि इनका कार्य केंद्रीय रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, एनिमल सेल में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, अतः पाचन का कार्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब देखो सेलुलोज एंजाइम लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है। जो ये पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है। लाइसोसोम बहुत सारे टाइप के होते हैं, और ये इनकी बहुरूपता में कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं इसको ऑटोफिजोसोम बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? यह नवनिर्मित लाइसोसोम होता है, जो आकार में सबसे छोटा होता है, जिसमें जल अपघटनी एंजाइम जाइमोजन या प्रो एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फाइगोसोम मिला के हेट्रोफाइगोसोम बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम क्या बोलता है? हेट्रोफाइगोसोम में पचित भोजन साइटोप्लाज्म में अवशोषित हो जाता है, तथा बचा हुआ अपचित भोज्य पदार्थ संरचना तृतीयक लाइसोसोम कहलाता है। ये जो आपका 4 भाग होते हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये चौथा वाला पार्ट है जो ऑटोलाइसोसोम होता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कोशिका में किसी मृत कोशिकांग का पाचन कराना होता है, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक बोला जाता है। ठीक है, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन बनता है, या अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बनता है लाइसोसोम में तो उसके कार्य से ही बनता है क्वेश्चन। तो आप कार्य जरूर देख लीजिएगा। आंतरिक कोशिकाएं जंतुओं में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाह्य कोशिकी पाचन किसमें होता है? कवकों में होता है। ठीक है, ऑटोफेजी पाया जाता है ऑस्टियोब्लास्ट अस्थिक्षय इसी के द्वारा होता है। टेटपोल में वयस्क मेढक की कायांतरण के दौरान पुच्छ को पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम ऑटोलाइसिस का गुण पाया जाता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर आता है तो, कि कुछ विशेष परिस्थितियों में एक कोशिका की सभी लयनकाय अपने एंजाइम को कोशिका में मुक्त कर देते हैं, तथा परिणाम स्वरूप संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्ववलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? स्ववलयन। और इसमें भाग लेने वाले लयन काय को सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैले कहलाते हैं। लाइसोसोम मेम्ब्रेन क्या होता है?
कि जो मेम्ब्रेन होता है स्टेबलाइजर, एक मेम्ब्रेन होता है डी स्टेबलाइजर का काम करता है, स्थायित्व को बढ़ाता है, और एक होता है स्थायित्व को घटाता है। इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम आता है, जो कोशिकाएं होती हैं GERL, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम होते हैं। अब देखिए एक और हमारा पार्ट आता है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। GERL ओरिजिन के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के द्वारा होती है, या लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब एक और हमारा पॉइंट बचता है किसका, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल या रसधानी। अब देखिए पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य का लगभग 90% भाग जो होता है वह झिल्ली परिबद्ध अवकाश के द्वारा घेरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय रसधानी बोला जाता है, रिक्तिका बोला जाता है। रसधानी के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा। मतलब डबल लेयर जो होती है, तो इसके जो अंदर वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर देखें तो रसधानी में क्या पाया जाता है, वाटर, सैक यानी उत्सर्जी पदार्थ, रस होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, सेल के लिए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जल में घुलनशील वर्णक होते हैं। टोनोप्लास्ट सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों को तथा अन्य पदार्थों को रिक्तिका में स्थानांतरित करती है। ये वाला दोनों लाइन याद करने लायक है कि टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका उत्सर्जन में सहायता करती है, जबकि प्रोटिस्टा में रिक्तिका भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। ये लाइन एनसीईआरटी में है, इसलिए आपको याद रखनी होगी। अगर अभी वाले में नहीं होगी तो पुरानी एनसीईआरटी में जरूर ये लाइन थी। तो ये हमारा आ जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, चारों भाग आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो होते हैं ये आते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गन्स होते हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो चुका है। सो ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है किसका, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं या कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अभी आपके कोचिंग के सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, हो गए होंगे, और अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और बॉटनी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम वाले, इवन इंग्लिश वाले भी, आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, और इस पॉइंट को देखते हुए आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। अपने खुद के नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं कि सर क्या क्या बता रहे हैं, और हमको कैसे कैसे पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक्स को याद रखना है। और अपने क्वेश्चंस बेटा, पर डे 50 क्वेश्चंस, आप 50 क्वेश्चंस एवरी डे प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन, और इसमें टाइम आपका सिर्फ 25 मिनट्स लगना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, लेकिन 45 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन कितने सेकंड का, 30 सेकंड का होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, जिससे आप आगे सब्जेक्ट को टाइम दे पाओगे, अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को पूरा टाइम दे पाओगे, जब आप बायो से अपने टाइम को बचाओगे। तो ये आज का टिप रहा मेरा कि एवरी क्वेश्चंस को 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है आपको, और एवरी डे 50 क्वेश्चंस को कम से कम आपको लगाना है, या 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एवरी डे, पर डे। और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप टाइम अपने पढ़ाई पे दीजिए, और बाकी सारी चीजों को आप 30 डेज तक छोड़ दीजिए। 30 डेज अगर आप छोड़ देते हो, और नेक्स्ट 30 डेज तक आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो, तो आपका 60 दिन में सिलेक्शन होना फिक्स है। लेकिन बस ये है कि 10 से 12 घंटे का आपका टाइम पढ़ाई में जाना चाहिए, कंप्लीट पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि आप बुक खोल के बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, कंप्लीट पढ़ाई में। और अभी के टाइम पे जितना आप रीड करोगे, रीड से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी क्यूपी पे,
कुछ फोकस करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो, रिपीटेडली क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि एक बार मॉड्यूलर क्वेश्चन कर लिए तो उसको आप नहीं कर रहे हो, जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो जो आपने पहले स्टार मार्क किया उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन से पॉइंट्स निकालने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, आप जल्दी एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम टेम्परामेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो और टेस्ट जरूर दो, टेस्ट कोई से भी टेस्ट को मत छोड़ो। बॉटनी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, बॉटनी के लिए आपका भाई रेडी है और वो आपको पूरा कंप्लीट करा देगा। लेकिन आप अदर सब्जेक्ट को देखो, आप अदर सब्जेक्ट को पढ़ो और हो जाएगा, भरोसा रखो और कर सकते हो। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।